नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम टीवी के प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव का वक्त आता जा रहा है, सियासी माहौल में काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। आम सभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है। देश और प्रदेश में सियासी घटनाक्रमों का दौर तेज होता जा रहा है। अब देखिए ना, देश की सियासत की बात की जाए तो बिहार में क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किसी से छुपा नहीं है। बिहार के घटनाक्रम के बाद इंडी गठबंधन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। ममता के सियासी तेवर की बात की जाए या फिर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की, गठबंधन को लेकर फिलहाल दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ये दावा जमीन पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। बयानों का दौर सियासी गलियारों में जमकर तैर रहा है, लेकिन इन सब के बीच लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो आम सभा चुनाव को चर्चा में लाकर खड़ा करता जा रहा है। अब देखिए, बिहार में खेला हो गया। खेला सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा, बल्कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अशोक चौहान ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अब कमल को खिलाने की सौगंध खाते नजर आ रहे हैं। सियासी चालों का दौर जारी रहे और देश की सियासत की दिशा और दशा तय करने वाला उत्तर प्रदेश भला कहाँ इससे अछूता रह सकता है। इंडी गठबंधन की अहम कड़ी और पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा जनाधार वाला राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से दूर हो गया। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी अब कमल खिलाने के लिए निकल पड़े हैं। बात यही तक रहती तो समझ आता, लेकिन सूबे में इंडी गठबंधन के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे सूबे की जनता के बीच पैठ बनाने की कवायद में काफी तेजी से जुटी है। हर दिन औसतन समाजवादी पार्टी के अलग अलग विंग 3 से 4 सभाएं बैठक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करते नजर आ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा प्रत्याशी के ऐलान के बाद अब समाजवादी पार्टी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी सपा राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव की भूमिका में रहे आलोक रंजन और 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। तीनों ने नामांकन भी कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने इन नामों को लेकर अखिलेश के पीडीए नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाई, सवाल ही नहीं खड़े किए, बल्कि ऐलान कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगी। बात यही नहीं थमी, बल्कि एक बड़े घटनाक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव, जो लगातार सनातन और राम जैसे मुद्दों पर बयान देकर विवादों और सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। अभी मामला यही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि सपा के भीतर खाने में मनोज पांडे जैसे वरिष्ठ समाजवादी नेताओं ने तो स्वामी के इस्तीफे से राहत की सांस ली होगी, लेकिन पिछले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले खाटी समाजवादी नेता राम गोविंद चौधरी ने स्वामी प्रसाद के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस बात का अनुरोध कर डाला कि भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राम गोविंद चौधरी ने पत्र में लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े जातियों के एक जुझारू नेता हैं और उनका पार्टी में बने रहना समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है। चलिए, ये देखा जाएगा कि मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। दोस्तों, इस सियासी घटनाक्रम पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी चर्चा पर हमारे साथ बेहतरीन पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो तमाम सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके बीच क्या कुछ सियासत दिशा और दशा लेने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, हालांकि इन सब के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये बयान भी आया है कि ये घर का मामला है और उसे वो बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेंगे। पल्लवी पटेल के मामले में भी उन्होंने साफ किया है कि अभी तो ये राज्यसभा के प्रत्याशियों का मामला है, अभी एमएलसी का भी चुनाव होना है, लिहाजा इसमें पीडीए की नीतियों का कहाँ अनुपालन नहीं हो रहा है, यह अखिलेश यादव ने पूछा है। तो कुल मिलाकर के इस पर कहीं ना कहीं चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन देखने वाली बात है, आरएलडी दूर हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो समाजवादी पार्टी फिलहाल नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब इस पर सपा सुप्रीमो को फैसला लेना है, यानी अखिलेश यादव को फैसला लेना है। कुल मिलाकर राम गोविंद चौधरी का पत्र, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, इन सब के बीच कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और सियासी पारा भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है।
तो ये देखने वाली बात है। आइए इससे जुड़े कुछ बयान सुनते हैं सपा सुप्रीमो का, या फिर सत्ता पक्ष से क्या कुछ बयान आया है। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने बहुत पहले विधान परिषद में एक बात कही थी, और वो ये कहा था मैंने, जब वो उस समय थोड़ी उनको ज़्यादा अति उत्साह में थे सपा को लेकर के और इधर उधर की बातें कहते थे, तो मैंने उनको समझाया था यूं कह करके कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। मुझे वो शेर याद आ रहा है। अच्छा है कि हम फिर दोस्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री उन्होंने कहा कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन गुंजाइश रहे कि फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी कुल मिलाकर साफ तौर पर एक इशारा कर दिया उन्होंने कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी का दरवाज़ा खुला हुआ है। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ा हुआ है। प्रवक्ता बीजेपी कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाषपा का पक्ष रखने के लिए सुभाष चंद्र यादव, जो ये सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बात की जाए वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी का, ये हमारे साथ स्टूडियो में, प्राइम टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। और नेता कांग्रेस वैभव त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा पर। सबसे पहले हम चलेंगे रजा साहब के पास। रजा साहब, लंबे पत्रकारिता का अनुभव है आपको, यह जो घटनाक्रम होता है इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं, पहले इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक जुझारू नेता है और उनके पीछे जो है जनता भी है। ऐसा नहीं है कि वो हल्के लीडर हैं, और वो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और भारी संख्या में लोग उनके पीछे आके खड़े होते हैं। बसपा में रहे तो वो बहुत कामयाब रहे, उसके बाद आप समझिए विपक्ष के लीडर बने। एक तो आवाज़ उनकी बहुत तेज़ है और उस तरीके से अपनी बात जब वो रखते हैं तो बात में उनके वजन होता है। मैं भी विधान परिषद में था और विधान परिषद में एक सवाल आया, उस सवाल पर बहिर्गमन होना था, तो मैंने देखा कि विधान परिषद का जो प्रतिपक्ष का नेता है वो उसने कुछ नहीं कहा, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई हम इस पर जो है हम लोग बहिर्गमन करते हैं। तो आप समझे, सभापति मानवेंद्र जी ने कहा कि क्या भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो है प्रतिपक्ष के नेता हो गए हैं परिषद में? तो यानी स्वामी प्रसाद मौर्य में अपनी स्टाइल है जीने की, और वो अलग अपना जो अलग जला करके अलग जो है वो धुनी रमाते हैं और आगे निकल जाते हैं। गर्राबी जिसको हम लोग कहते हैं एक पत्रकारिता की भाषा में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही लफ्ज पकड़ा, गर्राबी वाला वो है। लेकिन आप देखिए जो कल का स्टांस आया है, अगर इसमें आप बारीकी से मॉनिटरिंग कीजिए तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप है। और ये स्टेप भाई, जब आप राष्ट्रीय महासचिव हो, उस तीसरी बदे रहे हैं, तो आपको एमएलसी से भी दे देना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दे दिया आपने, तो आप फिर एमएलसी काहे के लिए बने हुए हैं? दे देना चाहिए आपको एमएलसी से भी। लेकिन नहीं, एमएलसी एक जो है वो संवैधानिक पद है, वो कैसे छोड़ दें? अगर वो छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत होगी। लेकिन अब आपने अभी आपके ही उस पर दिखाया है कि जो है वो जो है दुश्मनी जमकर करो कि गुंजाइश रहे। ए.के. शर्मा साहब ने तो ए.के. शर्मा ने कह दिया, तो उन्होंने एक तरीके से जो है डोर ओपन कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप हमारे साथ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी जो है बदायूं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट के लिए पहले से अनाउंस हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अगर बीजेपी जो है वो देती है टिकट की नहीं देती है। रजा साहब, एक सवाल और आपसे,
कि भाई राम गोविंद चौधरी ने क्यों पत्र लिखा भाई? कहीं भीतर खाने में कुछ और तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और समझाने को कुछ और? देखिए, नाराजगी का समय भी आप देख लिए। समय नाराजगी का क्या था कि जो राज्यसभा के 3 जो कैंडिडेट गए हैं उस पर साफ उनका कहना था कि पीडीए पर अमल नहीं हुआ। 2 जो है ऊंची जात के लोग चले गए और एक पीडीए से चले गए। तो कहा उस पर निर्णय अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसलिए भी वो नाराजगी थी उनकी। दूसरी, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को आंवला बरेली से जो है वो टिकट दे दिया जाए। तीसरा, जो उनके दामाद शाक्य जी हैं वो तलाक हो चुका है, उनको भी फर्रुखाबाद से जो है समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी लड़ाई भी है और कहीं ना कहीं अब एक मैं ये तो नहीं समझ पाता हूं कि जो राजनीतिक व्यक्ति है वो जब कोई बयान देता है जी, चाहे वो राम मंदिर पे दे, चाहे वो किसी भगवान की मूर्ति पर दे, किसी बयान दे, तो उसको ये कैसे कह दिया जाता है कि साहब इनका व्यक्तिगत बयान है। मैं ये समझ नहीं पाता। जो राजनीतिक जो हमारा मुख्यमंत्री है 24 आवर मुख्यमंत्री है, जब भी जो कहेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। पार्टी का जो अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष ने कोई बात कही तो माना जाएगा कि पार्टी ने बात कही है। उसमें ये नहीं कहा जाएगा साहब वो तो उनका अपना पर्सनल बयान है। ये तो लगातार विवादों के दौरान मैं इसका विरोध करता हूँ। ये पर्सनल बयान राजनीति में नहीं होता। अगर उन्होंने कहा है तो वो पार्टी लाइन है, पार्टी में आप हैं, क्योंकि 24 घंटे आप पार्टी में रहते हैं। हम आएंगे आपके पास रजा साहब, फिर जब बात करेंगे कि भाई मनोज पांडे किस तरह से नाराज हो रहे थे उनके बयानों को लेकर, पार्टी के अंदर क्या था। चलते हैं सुभाषपा प्रवक्ता के पास। सुभाष जी, आप तो बड़े खुश हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तेवर से। वास्तविकता ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है और समाजवादी पार्टी इससे किस प्रकार निपटती है, किस प्रकार नहीं निपटती है, अपना सुप्रीमो अखिलेश यादव जी समझेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गांव गांव, गली गली, चौक चौराहे पे जाकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। जी का जो भी मसला है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के जो लोग रहेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग वो बताएंगे तो बेहतर रहेगा। उसके अंदर हमें कुछ बोलने के लिए, उसके अंदर मैं समझता हूँ, मैं मुनासिब नहीं हूँ। भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना काम करेगी। नहीं, दरअसल मेरा इशारा उस ओर था। जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे तो बीजेपी को उखाड़ने की बात करते थे कि बीजेपी का हम लोग संपूर्ण वो कर देंगे, खात्मा कर देंगे। फिर आप जहाँ गए हैं वहाँ जाकर के अब समाजवादी पार्टी की मजम्मत करते नजर आते हैं। तो भाई स्वामी प्रसाद मौर्य का भी तो तेवर कुछ इसी और इशारा कर रहा है। ए.के. शर्मा ने तो साफ कर दिया है, दरवाजा खोल दिया है उन्होंने धीरे से। राजनीति करती है, वही राजनीति अभी भी कर रही है। हम ऐसा नहीं कि सत्ता के अंदर जाने के बाद में पिछड़ों को भूल जाते हैं। हम ऐसा नहीं सत्ता के अंदर जाने के बाद में हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात नहीं करते, सत्ता से बाहर जाने के बाद उनका आस्था के ऊपर टच पहुंचाते हैं। आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य से कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर, तुलसीदास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जैसे ही वो समाजवादी पार्टी के अंदर गए तब उनको सारी चीजें याद आने लग गई। तो ये उनका अपना हो सकता है। भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती है, दलितों की राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, लेकिन हम किसी धर्म और या मजहब के ऊपर कुटाराघात करने का प्रयास नहीं करता। धर्म हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक संवेदनशील मुद्दा है और हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय के लोगों को अपने देवी देवताओं को पूजने का, इबादत करने का अधिकार है, चाहे किसी संप्रदाय का रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता के अंदर रहे तो उनको कुछ न मिले, सत्ता से बाहर जाने के बाद उनको वो टीका टिप्पणी करे। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का रवैया है। स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार की टीका टिप्पणी करते आ रहे। अब क्यों उन्होंने राष्ट्रीय सभापति से इस्तीफा दिया, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या कोई और चीज है, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बेहतर बता सकते हैं और समाजवादी पार्टी बेहतर बता सकती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए की भाई ए.के. शर्मा जी ने कहा है ना, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वरिष्ठ नेता हैं, फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े, यानी इशारा है। चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी के पास। कृष्ण जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के अपने निर्णय हैं और समाजवादी पार्टी की अपनी अंतर कला का विषय है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि इसका कोई विशेष मतलब भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी
जनता के बीच में जा रहे हैं, 5 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं और जो भी बेहतर हमने किया है वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जनता उसका रिस्पांस कर रही है। आप देख रहे हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विशेष उत्साह है और वो उत्साह इसलिए क्योंकि हमने 365 दिन और 24 घंटे जनता के लिए दुखों सुखों में जो हम खड़े रहे हैं उसका प्रतिफल ये सामने आ रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में उभरकर देश में अब की बार 400 पार का जो संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों जीतने का जो संकल्पित व्यवस्था है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अरे भाई, तो आप तो इंडी गठबंधन को बिल्कुल वो कर रहे हैं ना, उसका अफरा तफरी मचा दिया इंडी गठबंधन में। अशोक चौहान जैसे कद्दावर नेता महाराष्ट्र में आपके साथ आगे, राज्यसभा भी आपने भेज दिया। यहाँ भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर खाने में दर्द तो होगा ही। देखिए, जहां तक इंडी गठबंधन के टूटने का, बिखराव का सवाल है, तो ये गठबंधन बना ही था स्वार्थ के आधार पर। सजनी मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और पूर्वांचल में एक कहावत है, सजनी हमहु राजकुमार। हर व्यक्ति खुद को राजकुमार प्रस्तुत करने के लिए एक गठबंधन का निर्माण हुआ था। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता था और इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी, उसको आप देखेंगे कि जब एक अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ आया था और प्रशासनिक व्यवस्था में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सारे नेताओं को एक जगह लेके आए कि आप लोग इस बिल का समर्थन कीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करेंगे और उसके बाद से हम एक साथ आएंगे, देश का प्रधानमंत्री हम लोग मिलकर तय कर लेंगे। परंतु उसमें नेतृत्व की व्यवस्था किसको दीजिए? मुझे दीजिए। अरविंद केजरीवाल नेतृत्व करेंगे, फिर उसके बाद से उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी गए। नीतीश जी बोले हम आते हैं आपके सारे साथ। परंतु जो सारे लोग जो इधर से एक दूसरे का राजा बनने की, प्रधानमंत्री बनने की स्थिति थी, अब जब लगा कि हम कांग्रेस हमको स्वीकार नहीं करेगी, पुनः सारे लोग अपने अपने स्थान पे आ गए। ये तो भगदड़ मजरा तय था। जहां तक रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप देखेंगे एक लंबे कालखंड से भारतीय जनता पार्टी को तो जो वो आक्षेपित करते ही है, एक धर्म विशेष, सनातन परंपरा पर, हिंदू धर्म पर, उसकी सभ्यता पर, संस्कृति पर, मूल्य पर, आचरण पर, परंपराओं पर, हाँ, लगातार उनका रहता है इस तरह का बयान। हाँ, और इस कुठाराघात के चलते समाजवादी पार्टी में स्वयं, देखिए आप किसी विचारधारा के हो सकते हैं, परंतु विचारधाराओं के साथ किसी ना किसी धर्म से आप सम्मिलित है, किसी ना किसी धर्म को मानने वाले हैं। और यदि किसी धर्म को मानते हैं तो उसका अपमान होगा, तो किसी भी धर्म में रहे निश्चित तौर पर मुखर स्वर होगा। और उसका प्रतिफल ये रहा कि समाजवादी पार्टी में स्वर मुखर हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को समझा कि हमें चाहिए, तो वो वहां पे इस्तीफा दिए और बोले भी कि मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करता रहूंगा। ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक व्यवस्था चला सियासत में। और हम चुनाव प्रक्रिया, कृष्ण मोहन जी, सियासत में इन दिनों पत्रकारिता में एक बड़ा शब्द चल रहा है, खेला हो गया। तो भाई खेला तो कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर विश्वास रखती है कि वो हर व्यक्ति जो भारत के विकास में राष्ट्र प्रथम की संभावना को, राष्ट्र प्रथम की सद्भावना को, राष्ट्र के प्रति विचार रखता है और इस देश के विकास का सहभागी बनना चाहता है, वो एनडीए गठबंधन के साथ है। हम उसका सहयोगी, हम हमारे साथ चले, हमारा सहयोगी बने। परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है जो किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष पर, किसी संप्रदाय विशेष पर, किसी क्षेत्र विशेष पर बार बार आक्षेप करता हो, एक बड़े जनमानस को बार बार शब्दों से छलनी करने का प्रयास करता हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विरोध करती है और करती रहेगी। हाँ, और हम ऐसे किसी व्यक्ति का अपने एनडीए गठबंधन में स्वागत नहीं करते हैं जो कि जोन भावनाओं का सम्मान नहीं करता। ठीक है कृष्ण जी, हमारे साथ इस चर्चा में सपा नेता रामधनी जी भी जुड़ गए हैं। रामधनी जी, चूंकि मुद्दा आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत और पल्लवी पटेल ने जो कुछ कहा है राज्यसभा प्रत्याशियों के घोषणा के बाद, एक चुनौती तो खड़ी कर दी है आप लोगों के सामने। पहले तो हम आपके चैनल को प्रणाम करते हैं जी, धन्यवाद। और जो आपने पूछा, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने एक सवाल खड़ा कर दिया, तो कोई सवाल नहीं है। ये पार्टियों में अक्सर, हमारी समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता अपनी बात रखने की आज़ादी रखते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है। नहीं, लेकिन चुनौती तो है भाई, हर तरफ सुर्खियों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए हैं। राम गोविंद चौधरी का पत्र लिखा जाना, इन सब के बाद सियासी घटनाक्रम तो है। एक वक्त यही था कि आप लोग बोलते थे कि राष्ट्रीय लोकदल हमसे कहीं दूर नहीं जाएगी। शिवपाल सिंह यादव तक बयान दिए कि राष्ट्रीय लोकदल कहीं नहीं जा रही है। 48 घंटा भी नहीं गुजरा और खेल सबके सामने था, खेला हो गया। नहीं, कोई खेला नहीं हुआ। ये लोकतंत्र में चलता रहता है। जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो सत्ता में पार्टी रहती है वो विपक्ष को किसी न किसी रूप में कमज़ोर करने की साजिश करती है। जिस साजिश के तहत जयंत चौधरी जी अपना इरादा बदले, और बदले कोई बुनियादी मुद्दा लेकर के नहीं बदले, जनता का मुद्दा लेकर के नहीं बदले, वो क्षणिक मुद्दे उनके अपना व्यक्तिगत उनका मामला रहा होगा, इसीलिए वो बदल गए। अरे नहीं, जयंत चौधरी ने तो भाई बयान भी दे दिया, मोदी जी को समकक्ष बताया चौधरी चरण सिंह के। वैभव त्रिपाठी जी, भाई समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी है इंडी गठबंधन में, अभी संकट के दौर से गुजर रही है। नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि मेरी आवाज रिपीट आ रही है जी। जरा ऑडियो ठीक किया जाए वैभव त्रिपाठी जी का। जी बोलें। बीजेपी और इंडिया को, एनडीए को इंडिया कहने में दर्द उठता है। कम से कम आप तो इंडिया कह लीजिए। इंडिया नहीं नहीं, वैभव जी देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। INDIA, ए होता है अलायंस, इसीलिए हम लोग इंडी तक जाकर के गठबंधन बोलेंगे। जब इंडिया बोलेंगे तो सिर्फ गठबंधन नहीं होगा फिर। मतलब आप मोदी जी के जी बताएं। चलिए, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है, इसीलिए मीडिया अब इंडी गठबंधन लिखता है। जन भावनाओं का गठबंधन है ये इंडिया, और जनता ये चाहती है कि जो वोटों के बिखराव से ये गरीब विरोधी जनहित के विरोध में जो काम करने वाली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, किसान विरोधी सरकार है। अब विरोध का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि किसानों के लिए कीमतें दिखाई जा रही हैं, अडानी के लिए तालीम और किसानों के लिए कीमत। इससे बड़ा जन विरोध क्या होगा? सवाल ये है कि ये लोग कह देते हैं कि नहीं, हमने 24 घंटे 365 दिन काम किया। भाई साहब, थोड़ा कम काम करते तो अफगानिस्तान की मुद्रा भारत की मुद्रा से मजबूत नहीं हो जाती। थोड़ा कम काम करते बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा नहीं हो जाती। थोड़ा कम काम करते तो भारत तो कर्ज में डूबता जा रहा है। 54 लाख करोड़ का पहले कर्ज था, अब लगभग 4 लाख गुना हो गया, 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। अगर थोड़ा कम काम करते और कम से कम जो पुरानी सरकारें काम कर रही थी उस हिसाब से काम करते तो आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज नहीं बनाना पड़ता। सवाल ये है, मुद्दे क्या है? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अब वो तो भाई समाजवादी पार्टी का अपना विषय है। लेकिन जो अभी माननीय मंत्री महोदय का बयान सुन रहा था मैं भाजपा के साथी से ये जानना चाहूंगा उनका ऑफिशियल स्टैंड कि अगर वो चले जाते हैं बीजेपी में तो क्या वो कहेंगे कि तुलसीदास के बारे में, रामचरितमानस के बारे में और सनातन धर्म के बारे में जो उनकी टिप्पणियां हैं उसके लिए वो क्या कहेंगे? ये सवाल बड़ा है। मामला ये है कि भाजपा एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड करती है, आरोप लगाती है, भ्रष्टाचारी बताती है, चोर बताती है, और जैसे ही वो जाते हैं भाजपा में सारी बातें भूल जाती है। अशोक चौहान की आप बात कर रहे थे, अशोक चौहान जी के ऊपर जो आरोप लगा रही थी भाजपा, अचानक रातों रात वो बदल गया। आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी मोदी जी ने, भाजपा ज्वाइन करा के अशोक चौहान जी जिनके ऊपर ये आरोप लगाती थी कि जो कारगिल के शहीदों के लिए आदर्श सोसाइटी बनाई गई थी उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया। सवाल तो ये बड़ा खड़ा होता है, किसानों के मुद्दे से आपने एक काम नहीं किया। आपके आरोपों का जवाब जरा हम ले लें बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी से। संजय जी थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, बोलिए 25 मिनट बाद समय दिया है। ठीक है, बोलिए वैभव जी बोलिए। हाँ, सवाल ये बड़ा है कि जिन किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने
चुनाव के समय से कहा आय दुगुनी, वो आय आधे से कम हो गई। कृषि यंत्र और उर्वरकों का दाम 3 गुना बढ़ गया। जो डीएपी 200 रुपए की थी वो 500 रुपए हो गई, 40 की बोरी हो गई। जो यूरिया पर जो डीएपी 450 की थी आज 1350 की हो गई। तो इन सारी चीजों के लिए सरकार जवाबदेही से भाग रही है और आप कहते हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन, अरे इंडिया कह लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता इस बिखराव को रोकने के एकजुट है। वो कह रही है कि एनडीए के एक कैंडिडेट के सामने अगर एक कैंडिडेट आ जाए तो हम एकजुट होकर वोट करेंगे और इस जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। ठीक है वैभव जी, वैभव जी अजित पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले आरोप लगा। एक सवाल और ले लीजिए वैभव जी, एक सवाल और ले लीजिए। मैं इस भाई सियासत, अजित पवार जी को भ्रष्टाचारी बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं और उससे 2 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम ये सब घटनाक्रम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा ले लीजिए, सियासत में भाई चाणक्य नीति है, साम दाम दंड भेद। आप भी जब सत्ता में रहे तो आपने भी यही किया, लेकिन आप अभी मौजूदा स्थिति में प्रतिकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? मैं भाई हर कोई सत्ता में आना चाहता है, उसके लिए अपनी रणनीति बनाता है। आप लोग उस रणनीति में कहाँ फेल हो जा रहे हैं? नहीं सुन लीजिए। अब संजय भाई, बड़ा विनम्रता से मैं आपसे इस बात का खंडन करूंगा। कम से कम चाणक्य नीति को इतनी घटना नीति के साथ कंपेयर न करिए कि तुम्हारे घर है तो वो चोर है और मेरे घर आके हरिश्चंद्र बन जाएगा। तो ये चाणक्य नीति नहीं है, चोर नीति है, चोरखड़ी की नीति का सवाल बड़ा है कि क्या नीति नैतिकता बची है इस सरकार में? बिल्कुल नहीं बची, क्योंकि जो सरकार किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है उसी को अपने यहाँ बुला के मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री बना देती है। चलिए कृष्ण मोहन जी से जवाब ले लेते हैं आपके आरोपों का। 10 सेकेंड वैभव जी, हाँ फिर आते हैं आपके पास, जरा कृष्ण मोहन जी से जवाब ले लें, बहुत सारे आरोप लगा दिए आप। हाँ 10 सेकेंड में मैं इसको हाँ ठीक है बोलिए। कांग्रेस के टाइम में एक भी ऐसा इवेंट हुआ हो कि कांग्रेस ने जिसको कहा हो कि ये गलत आदमी है उसको ले आके मंडित किया हो? एक उदाहरण आप बताइए, जो कहेंगे सो करूंगा। नहीं वैभव जी ठीक है, हम लोगों ने स्टडी किया है भाई। राजा साहब इंदिरा गांधी के समय में हमको लगता है सबसे ज्यादा सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है आजाद भारत में, ये शायद आप भी पढ़े होंगे। जी सही कह रहे हैं। अब चलिए कृष्ण मोहन जी से आरोपों का जवाब ले लेते हैं। कृष्ण जी भाई काफी गंभीर आरोप है वैभव जी के, जवाब दीजिए। मैं सुन रहा था वैभव जी को। वैभव जी अब बोलते बोलते ये भूल जा रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्योंकि इस देश में लंबे कालखंड तक कांग्रेस शासन में रही। हाँ। और कांग्रेस किस तरह से शासन में रही ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये ढेर सारी बातें बता रहे थे। परंतु जिस तरह से ये घूम घूम के इनके नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम लोकतंत्र बचाने आए हैं, हम इस देश के संविधान बचाने आए हैं, इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रख के, संविधान को ताक पे रख के, इस देश में इमरजेंसी लगाकर और देश के सारे नेताओं को जेल भेज चंडीगढ़ का चुनाव और संसद में एक एक कर संविधान करते हैं। वैभव जी आपके पास आएंगे, एक एक कर बोले। परिवर्तन किया गया इस देश में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान में सारे परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु सर्वाधिक इस देश में प्रस्तावना में परिवर्तन करने वाला इमरजेंसी लगाकर पार्टी कांग्रेस पार्टी आज कर रही है कि लोकतंत्र बचाने आए हैं। आएंगे वैभव जी, जरा सुन लीजिए कृष्ण मोहन जी को भी। वैभव जी कह रहे थे कि भारतीय देश जो है अर्थव्यवस्था डूब रही है। साहब पढ़ के भी आया कीजिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। आप कह रहे हैं क्या दिया? 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ परिवारों को हमने आवास देने का काम किया है। आप कह रहे हैं ईडी और सीबीआई का हमने प्रयोग किया है। अभी ये देश के इतिहास में सर्वाधिक प्रयोग किसी ने किया तो इंदिरा जी ने किया है। ये तो खुली किताब है, सारे लोग जानते हैं। आपने कहा कि जन विरोधी, किसान विरोधी। किसानों की बात वो करते हैं जो राज्य में गोली चलवाकर मध्य प्रदेश में 26 किसानों की हत्या करा दी गई। देश भर में यही इतिहास बना है कि जिस राज्य के किसान ने सवाल उठाने की कोशिश की उसको दबा दिया गया। गोली के बल पर, दमन के बल पर किसानों की हत्या 2013 में आप वैभव जी आते हैं रहते थे,
भारतीय जनता पार्टी 23 रुपए आज दे रही है, 2140 रुपए दे रही है प्रति क्विंटल MSP। ये बात करते हैं, ये कह रहे हैं मजदूर को, मजदूरों के, ये वही कांग्रेस है जो दिल्ली में 2004 में 2003 में मजदूरी करने वाले लोग 6000, 7000, 4000 पे नौकरी करते थे। आज एक मिनिमम वेज हमने ठीक है। ये मजदूरों की बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। हाँ, जरा रजा साहब के पास चलेंगे बाबा जी, फिर आपके पास आते हैं। लाठी डंडे दिए आते थे, ये बात करते हैं हमने MSME लाकर। और दूसरी बात, रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो संजय भाई आप भी इस बात को मुझे लगता है कि विश्वास करेंगे कि इस देश में मात्र जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो 3% है, लगभग 3% है। बाकी 97% इस देश का बड़ा वर्ग जो कि अधिकतर युवा है, उसको सिर्फ सरकारी नौकरियों से पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसके लिए लेकिन रोजगार कृष्ण यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगा, मेरी स्टडी कहती है कि 10 लाख रिक्तियां हैं सरकारी। सेटअप तैयार करके इस देश के युवाओं को रोजगार और खुद का रोजगार जो कि दूसरे को भी रोजगार दे सके, ऐसी परिकल्पना लेके आ रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। ये कह रहे हैं कृष्ण, भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले किए। अरे साहब, 2G 4G कोल जी, जीजा जी, ये पूरा देश जानता है आपको इस देश की व्यवस्था को किस तरह से। चलिए, वो तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चलती जाएगी। रखने का काम किया है। ठीक है कृष्ण, जरा वरिष्ठ पत्रकार रजा जी से एक सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ। आपको देखा है, महसूस किया। ठीक है रजा साहब जी, 14 से लेकर 24 सुन रहे हैं। और सियासत की बड़ी विडंबना है भाई, चर्चा कहीं करो, आरोप प्रत्यारोप पे चले जाओ और अपना हित साध लो। आप रजा साहब रह जाएंगे 40 सीटों में। ठीक है कृष्ण, जरा रजा साहब से एक सवाल ले लें। व्यवस्था इस देश की जनता को आज तक आप महसूस, कृष्ण आवाज आ रही है? अभी तक दादी की नाक और पिता के मुंह वाली व्यवस्था से अब ये देश नहीं चलेगा। कृष्ण मोहन जी, ठीक है कृष्ण मोहन जी अभी आते हैं। संकल्पों में, उसके सिद्धांतों में, उसके सच्चारिता में विश्वास रखता है और उसके साथ चल रहा है। कृष्ण मोहन जी आते हैं, अभी आपके पास फिर आते हैं। रजा साहब, जो सवाल मैंने पूछा, वाकई इंदिरा जी के ज़माने में निश्चित तौर पर CBI का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, संख्या बल को देखा जाए। लेकिन जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये माना भी जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, कांग्रेस का अभी जो ब्लैक पेपर जारी किया गया था, 95% मामले जो है विपक्षी दलों के हैं। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे भाई? सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं ना। अरे भाई, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कहाँ से आया था? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था, सरकार उसकी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत इस्तेमाल किया है और CBI इसका सबका, तो कहीं ना कहीं वही जो पार्टियां थी, मुलायम मायावती सब उन्हीं के सताए हुए हैं, कांग्रेस के ही उन्हीं के सताए हुए हैं, आज तक भी कुछ सताए हुए हैं। लेकिन आपके चैनल से मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जी, और ये बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, जब टिकट बढ़ जाएंगे तो फिर यही बात सही होगी, आप देखिएगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर माँ रहती है भारतीय जनता पार्टी में और बेटा रहता है कांग्रेस में। एक परिवार है, माँ बेटे, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल कि माँ जो है भारतीय जनता पार्टी में और बेटा कांग्रेस में। और वो मिनिस्टर, वो कांग्रेस में भी मिनिस्टर रहे, वो रेल मंत्री तक रहे, बड़े मंत्री रहे, भारी मंत्री रहे। बिल्कुल सही बात है। अब इस वक्त देखिए, एक बाप समाजवादी पार्टी में और एक बेटी भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नमूना हो चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी माँ बेटे का आपने देख लिया, एक पार्टी, दोनों पार्टी अलग। जी बिल्कुल सही। और यही इस वक्त समाजवादी पार्टी में बाप हैं और बेटी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन 5 साल पूरा होने वाला है, 5 साल में कोई ऐसी बात संघमित्रा मौर्य बीजेपी की MP रहते हुए कोई ऐसी बात उनके खिलाफ, उनके कोई ऐसा चरित्र का, उनका कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई उनका वर्क जिससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर कोई आक्षेप आया हो या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ हो। अब ये जो स्टेप इन्होंने उठाया है इनके पिताजी ने, बिल्कुल आप यकीन जान लीजिए कि बदायूं से जो है धर्मेंद्र यादव जी सपा से लड़ेंगे और धर्मेंद्र यादव जी हारे थे, संघमित्रा मौर्य ने हराया था। इससे पहले बाई इलेक्शन आजमगढ़ से लड़े धर्मेंद्र यादव, वहां से हारे। और भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से ही टिकट देगी, ये मेरा अपना आंकलन कहता है। सही बात है। सियासत में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होती है। सुभाष जी,
जी सर। बहुत देर से आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आरोप प्रत्यारोप चला। भाई पल्लवी पटेल की ओर भी आप लोग डोरा डाल रहे हैं क्या? सर हम लोग किसी पे कोई डोरा नहीं डालेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। नहीं, आपके अध्यक्ष जी बराबर बयान देते हैं ना कि सब संपर्क में है, तो कहीं यही संपर्क तो नहीं है सब जो सामने दिखने लगा है? सर इस प्रकार तो जितने मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरे कृष्ण भैया है, वैभव सर, इनसे मेरे संबंध है। तो ये संबंध तो करते हैं कि राजनीतिक चीजें अलग होती है, अपनी पार्टी का कुछ चर्चा, लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबके रहते हैं। तो संपर्क में सभी है, वो एक अलग विषय आ जाता है, राजनीतिक अलग विषय आ जाती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर गाँव-गाँव जाके अपने विधानसभा के अंदर से भी लोकसभा के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। महाराज जो मुद्दा था, जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं मुद्दा डाइवर्ट हो गया। मैं उस बात से फिर कायम रहूंगा कि देश है तो धर्म है, धर्म है तो आस्था है, आस्था है तो सम्मान है। चाहे वो मेरा धर्म रहे, चाहे गजब सरकार है, चाहे वैभव सरकार है, चाहे कृष्ण मोहन सरकार है, यानी धर्म के साथ तो कोई भी किसी भी प्रकार का सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई भी प्रयास करेगा तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार की टीका टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं और अभी इन्हीं के नेता बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता को भी अपनी बात कहने का अधिकार, अपनी बात कह रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी बात कह रहे थे। यानी बात की बात तो हिंदी देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे, रामचंद्र कुमार को टीका टिप्पणी कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अपमान कर रहे थे, तो अपनी बात कह रहे थे। तो लगता है कि मामला फंस रहा है। जेके शर्मा का बयान जो सुने तो ऐसा तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछड़ों के नेता और आप लोग भी, तो लग रहा है कि खिलाफत वाला मामला नजर आ रहा है। देखिए अरविंद शर्मा जी ने जो बयान दिया, अरविंद शर्मा जिस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, बड़े नेता है, उन्होंने जो भी बयान दिया उस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं ना जी। यही मायने क्यों निकाला जाए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जाएंगे? ये भी हो सकता है कल को कांग्रेस में चले जाए, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कल को अपना कोई राजनीतिक दल बना ले। तो हर राजनीतिक बयान में सिर्फ एक ही परिणाम नहीं निकलते, कई बयान निकलते, कई मायने निकलते। सुभाष, आप लोगों के इसी बयान का नाम तो हम लोगों ने खेला दे दिया है कि पहले बोलो तो लोग उसका प्रतिकार करते हैं और बाद में जब खेला हो जाता है तो हमें चलाना पड़ता है कि खेला हो गया। सर वो खेला होना खेला न होना राजनीति का एक हिस्सा है, वो होता रहेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, विधायक पार्टी में जीतेंगे, दूसरे दल में जाएंगे, ये सब चीजें होती रहती है। लेकिन किसी एक बयान से सिर्फ एक ही बयान का इशारा नहीं समझना चाहिए, उसके कई मायने निकल सकते हैं। डिबेट के अंदर अगर मैं वैभव त्रिपाठी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कल को हमारे साथ उनके संबंध खराब हो जाएंगे। राजनीति के अंदर कम से कम एक इतनी सी गुंजाइश रखनी चाहिए। कल को अगर मैं वैभव जी से चलिए मिलूं, सुभाष, लगता है कि बहुत जल्द हमें डिबेट करना पड़ेगा पल्लवी पटेल के मुद्दे पर भी, फिर हम आपसे जवाब लेंगे। रामधनी जी बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। रामधनी जी, भाई कुनबा क्यों बिखर रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय महासचिव, मनोज पांडे भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, एक दूसरे को वो बता रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं। दिवालियापन तक आपके पार्टी के अंदर बयान हम लोग सुन चुके हैं। रजा साहब, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल दिवालिया का हम। तो ये कुनबा क्यों बिखर रहा है भाई? ये कुनबा कहीं से मुझे नहीं लगता कि बिखर रहा है। मैंने तो आपको पहले ही नहीं लगता है तो फिर बात ही अलग है। हाँ, पहले ही बता दिया कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान संघर्षों से है और सबके सम्मान से है और सबका सहयोग से है। तो सम्मान, सहयोग और संघर्ष तीनों चीज समाजवादी पार्टी की बुनियादी हैसियत है। ऐसी हैसियत के अनुसार जनता के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी अपना काम करती है और हम इन मुद्दों पे नहीं जाना चाहते हैं। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी रूप में इधर का उधर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये राम को मानने वाले जरूर हैं, लेकिन रावण के पद चिन्हों पे चल करके ये रावण की मर्यादा को सुशोभित करते हैं, ना कि राम की मर्यादा को सुशोभित करते हैं। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, ये नेता तो है नहीं, ये विक्रेता और क्रेता है। बाप रे, बहुत बड़ा आरोप है। ये नेता है नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता ये नेता रहते तो नेता के स्तर का जो काम होता है वो करते।
एक विक्रेता है और क्रेता है, इनका लेना देना तोड़ना फोड़ना यही काम है। भाई रामधनी जी, मेरा सवाल ये है कि भाई आप कुनबा को अपने क्यों नहीं बटोर के रख पा रहे हैं? ये सियासत में तो ये होता ही है कि साम दाम दंड भेद। ऐसा है। बहुत बड़ा आरोप लगाया आपने, पहले कृष्ण मोहन से जवाब ले लें। भाई क्रेता विक्रेता हैं आप। संजय जी जरा जवाब हमें दे। बोल रहे हैं लेकिन कृष्ण मोहन जी की आवाज नहीं आ रही है रावण का जी। हेलो, हाँ बोले बोले, आवाज आ रही है जी। भगवान राम का मंदिर बनवाना, उनके संस्कारों की बात करना, उनके आदर्शों की बात करना, उनके द्वारा स्थापित पद चिन्हों पर इस समाज को ले जाने की बात करना, राम राज्य की बात करना, जो गांधी की भगवान इस देश के गांधी की संकल्पना थी, राम राज्य की बात करना जो संविधान के अनुरूप है, यदि ऐसा बात करना रावण का प्रतिरूप है, तो मुझे लगता है इनको अपने विचार पर, अपने बुद्धि पर पुनः विचार करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पास रखते हैं, जो सदैव भगवान राम को उटपटांग बोलते हैं, भारतीय परिदृश्य को उल्टा दिखाने का प्रयास करते हैं, नैतिक मूल्य आदर्श परंपरा को इस देश का द्रोही बताते हैं, इस देश के बड़े जनमानस, हिंदू जनमानस को अपराधी बताना और क्या क्या बोलना, मैं डिबेट में वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, उसको साथ लेके चलने वाले ये राम के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में 27 वकीलों को खड़ा करके एफिडेविट देने वाले लोग जो कहते थे कि राम का जन्म नहीं हुआ, राम स्थान काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। ये तो तमाम विवाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल तस्वीर वो है जो शालिग्राम का पूजा करते हुए अखिलेश यादव दिख रहे हैं। हाँ, वैभव जी के पास चलेंगे। वैभव जी, सवाल मेरा यही है, आरोप प्रत्यारोप अपने जगह, लेकिन रणनीति में कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आप लोग विफल हो रहे हो भाई। देखिए, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो राम राज्य बता रहे हैं, राम राज्य में बलात्कारियों को बचाया जाता है क्या? ये राम की अवधारणा है क्या? भूषण शरण को आपने बचाया, तो सेंगर को आपने बचाया, राम रहीम को जमानत दिलवा देते हैं। राहुल गांधी को जब जुडिशियरी लोअर कोर्ट कृष्ण वैभव जी, हाई कोर्ट सजा देती है तो कहते हैं कि वो मोदी की मोदी की कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्स मिलता है तो कहते हैं। कृष्ण जी, हाँ ठीक है, वैभव जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे, जवाब ले लेंगे, एक एक करके जनता को समझ में आएगा। तो थोड़ा भद्र बने रहें। जी जी वैभव बोले। वैभव है कि एक तरफ भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में 10 महीनों से चल रहा है, और वहां बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्या वो राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप है, ये भाजपा के साथी बता दें। दूसरी चीज है भ्रष्टाचार 2G 4G 2G में आपकी सरकार थी, आपके सरकार के पक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो कम से कम कोर्ट की उस भावना का कदर करें। एक दूसरी चीज मानता हूं मैं, अगर आपकी इस बात को मान लूं कि विपक्ष के नेताओं पे जांच होनी है, आरोप है, तो जांच ठीक है भाई, आप कर रहे हैं। 6,000 से ज्यादा मामले कन्विक्शन रेट क्या है, 2-4 मामले छोड़ दिया जाए और सब विपक्ष के नेताओं पे। और इतना बड़ा वीडियो एविडेंस आया नरेंद्र सिंह तोमर तत्कालीन कृषि मंत्री के बेटे का, आप ईडी आंख बंद करके बैठा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, मुझे लगता है कि एक्के का जो घोड़ा होता है ना, उसकी स्थिति में आ गया है भाई। राम सरकार में जो एक्के पे पीछे बैठा है उसके हाथ में है, और आंख पे ऐसी पट्टी है कि सीधे देखो जी विपक्ष वालों की तरफ। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर की जांच नहीं होगी। ये तो आप लोगों ने ब्लैक पेपर में भी वो दिया है आंकड़ा। संजय जी कंप्लीट करें। पुलवामा के शहीदों का शहादत दिवस है, मन द्रवित है। सवाल ये है कि जो तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कितने वर्ष बीत गए, उन शहीदों को न्याय ना दिलाना राम की परिकल्पना है क्या? ऐसा राम राज्य होता है? एयरक्राफ्ट मांगा था उन सियासी के जवानों ने, एयरक्राफ्ट से अगर उनको दे दिया गया होता तो उनकी शहादत ना होती 42 जवानों की। हम आज शर्मिंदा हैं कि एक ऐसी सरकार है कि शहादत के पीछे जो लोग हैं उनको बचा रही है,
मोदी जी अपने लिए 2 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं 17,000 करोड़ का, और हमारे जवानों आप के लोग तो जान सर्जिकल की स्ट्राइक पर भी कीमत सवाल नहीं। खड़े कर रहे थे भाई पुलवामा के। अरे सुन लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करने, सर्जिकल स्ट्राइक में तो ये बेपर्दा हो गए। हमने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे ये पंजाब में घूम घूम होर्डिंग लगा के वोट मांग रहे थे, जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इनकी हसर क्या हो गई। सवाल बड़े बड़े, लेकिन है क्या, झूठे वादे। अभी ये कह रहे थे कि राम के अस्तित्व पर मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी सरकार ने 2014 में अगस्त में एक एफिडेविट सेतु समुद्रम के संदर्भ में दिया, जो कि वही एफिडेविट था जो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, जिसके लिए ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है। तो मोदी सरकार ने भी काल्पनिक माना, तो आप उसके लिए भी माफी मांग लो। अभी पिछले साल बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि राम के होने के मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो हम तो साक्ष्य नहीं रखते हैं। तो चैलेंज आपके लोग करते हैं, आप उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मेघालय के चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है, तो बस 10 सेकेंड, मेघालय चुनाव के दौरान के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो बीफ बांटेंगे भी, बीफ खाने पे कोई बैन नहीं लगाएंगे। मनोहर पर्रिकर जी के बयान को सुन लीजिए, किरण रिजिजू के बयान को सुन लीजिए, बीफ पार्टी वो करेंगे। लेकिन अगर अखलाक जैसा जो देशभक्त एक सेना के जवान का पिता, उसको धोखे में मार दिया जाएगा, तो सवाल बड़ा है भाई। आपके बच्चे चलिए नहीं हो सकते। पहले नैतिकता देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में बिल्कुल नैतिकता नहीं है। वैभव जी, वो पुलवामा, अरे वैभव जी, आप इस समय न्याय यात्रा निकाल के चल रहे हैं, आपको कैंडिडेट देना चाहिए। होता है वैभव जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने कुनबा को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी तो न्याय यात्रा आना है, समाजवादी पार्टी के साथ तय ही नहीं है कि सीट क्या है। राजा साहब, हाँ, मैं इसमें साफ कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं, वैभव जी सुन लीजिए, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं। आप पूरे देश की एक बड़ी विपक्ष की पार्टी बताए जाते हैं और हैं, लेकिन आपको क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो कहती हैं साहब साथ में हम एक टिकट देंगे आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम पश्चिम बंगाल में एक भी टिकट नहीं देंगे कांग्रेस को। क्या समझे, समाजवादी पहले टिकट घोषित कर दिया है और कहा भाई इतने हम लड़ाएंगे, हम तुम्हें इतनी सीट देंगे। क्या यार तुम लोग कांग्रेस के लोग हो, न्याय यात्रा निकाले हो इस टाइम, सुन लीजिए एक मिनट जवाब दीजिएगा, मेरे गलत हो कि जवाब, भारत की न्याय यात्रा निकाले हो, इस टाइम कैंडिडेट आपको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतार करके बात कर रही है, और यहाँ जो है अभी कैंडिडेट में उतार रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। आप क्या अब चाहते हैं कि आपको वोट मिल जाए, आम जनता वोट भी दे दे। आप 2 दिन पहले कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा और कैंडिडेट को आप वो वोटर जान ही नहीं पाएगा कि कौन कैंडिडेट है। एक सवाल मेरा है और जी, राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेताओं, वैभव जी एक सवाल जरा हमको रजा साहब से ले लेने दीजिए। जहन में एक सवाल उठ रहा है, मेरी भी आरएलडी के तमाम नेताओं से बातचीत हुई, सीट बंटवारे को लेकर के 7 सीटों पर बात बनी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 4 मेरे उम्मीदवार आपके बैनर पर लड़ेंगे, जयंत चौधरी तैयार नहीं हुए। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग समझने को तैयार नहीं है कि इनका कुनबा बिखरता जा रहा है और चीजें हाथ से निकलती जा रही है। केवल आरोप प्रत्यारोप कर लेने से जनता क्या इत्तेफाक रखती है क्या आपके हिसाब से? आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार, आप देखिए इनकी जो ये लोकदल वाले चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। इन्होंने समाजवादी पार्टी को पश्चिम में कमजोर कर दिया। अब आप देखिए कि जो 2 लोकसभा है, बागपत और मुजफ्फरनगर, जहां से बाप बेटे लड़ते थे, कोई ज्यादा वोट से नहीं जीते थे। अजीत सिंह जो है वो खाली हारे थे 9,500 कुछ वोट से, और ये जो हारे थे ये जो है क्या कहते हैं जयंत, ये 2,500 हारे थे उनसे, संजू बालियान से और वो सतपाल से, तो बहुत कम वोटों से अंतर से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी की और बहुत तेजी से जो कहा कि भाई इसको ले लो, कि जिससे जो है हमारा 2 कैंडिडेट जो है बहुत कम वोटों से जीता है, तो यहाँ जो है हमें जाट मिल जाएगा। ये सब समझे नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब समाजवादी पार्टी में भी सेंध मार दिया है, हमें लगता है कहीं ना कहीं। तो इसको समझना चाहिए विपक्ष की पार्टियों को। आप अपना गठबंधन नहीं बना पा रहे हैं, आप जो है इंडी गठबंधन बना रहे हैं, उसको मजबूती से। फिर आप ये भी सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ 543 लोकसभा सीट है, 100 लोकसभा सीट आप समझिए बीजेपी नहीं पाती है, लेकिन 200 लोकसभा सीट में
बीजेपी और कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट होती है 200 लोकसभा सीट। बिल्कुल सही। और उस 200 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 90% जीतती है, यानी 200 में कम से कम 185 भारतीय जनता पार्टी जीतती है और कांग्रेस फेल हो जाती है। और आप 347 जो आप बच रहे हैं उसमें क्षेत्रीय दल और बीजेपी से जो है फाइट होती है। तो आप कहां खड़े हैं भाई, हम तो ये नहीं समझ पा रहे बन्या। अच्छा राजा साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, पल्लवी पटेल को लेकर के क्या लग रहा है? बीजेपी खेमे में उसको लाने की तैयारी हो गई है क्या, तेवर जिस तरह से दिख रहा है, और इसका कितना असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, अगर पल्लवी पटेल जाती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और पल्लवी पटेल ने किसको हराया है? एक बड़े लीडर को हराया है, छोटे लीडर को नहीं हराया है, डिप्टी सीएम को हराया है। तो आप जाहिर सी बात, अगर पल्लवी कहीं आ गई तो बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा मजबूत करने के लिए जो 400 कह रही है, अब तो 415 सुना कह रही हैं कि 415 सीट लेंगे, तो वो अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं और गणित गुणा भाग कर रहे हैं। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि साहब साथ में हम जो एक देंगे, हम जो है वहाँ आपको घुसने नहीं देंगे, पश्चिम बंगाल में हम एक भी नहीं देंगे, यहाँ जो है। भाई अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर ही दिया, ममता बनर्जी का तेवर है ही सबके सामने। हाँ वैभव जी, संक्षेप में, वक्त कम है। रजा साहब की अपने विचार हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन रजा साहब आपको ये किसने कह दिया कि हम चुपचाप बैठे हैं या हमारी पूरी पार्टी न्याय यात्रा में लगी है? आपको ये कोई अंदरूनी सूचना है क्या? कांग्रेस पार्टी अपने टिकटों पे, अपने कैंडिडेटर पे, सारी चीजों पे काम कर रही है, संगठनात्मक काम कर रही है और कांग्रेस जनता के मुद्दों को भी उठा रही है। चलिए, अच्छा आपने बता दिया वैभव जी, ये तो बेहतर है। बीजेपी की रणनीति कामयाब या बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति दोनों जमीन आसमान का है। एक तरफ वो सेंधमारी करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले। कैसी रणनीति है कि आप विपक्ष के भी कैंडिडेट नहीं बन पाते पूरा? चलिए, विपक्षी नेता का आपको चलिए सही है, वक्त का तकाजा है ना, वक्त अब समाप्त होने को है। सबसे आखिरी कमेंट लेंगे बहुत संक्षेप में। रजा साहब, जो घटनाक्रम चल रहा है समाजवादी पार्टी या उसके इर्द गिर्द या आरएलडी, इसका असर क्या पड़ेगा? 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में। हाँ देखिए, इसका असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से काम कर रही है। आप देखिए, मोहन यादव को जो यहाँ लेकर के आई, अब कल 5 जो है लोकसभा आजमगढ़ के करीब की जो सीटें हुई हैं, उसमें 2 सीटें जो है बीएसपी के पास है, संगीता का, और जो है वो अतुल वाला सीट वो बीएसपी है। तो वहाँ यादव बाहुल क्षेत्र है, अभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी तो कैसे करती है, बीएसपी कैसे करती है, अलग मुद्दा है। जो उनका 80 का आंकड़ा कह रहे हैं, तो वो 80 पे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कहाँ क्या काम कर रहे हैं, ये अब सामने नहीं दिख रहा है, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, चर्चा बहुत गर्मा गर्म रही, मुद्दा भी काफ़ी गंभीर था, दिलचस्प था। वक्त पूरा हो चुका है। फिलहाल सारे जो अतिथि थे हमारे साथ इस पैनल में मौजूद, सबका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूँकि लोकसभा चुनाव के आगाज़ होने में अब महज हमें लगता है कि 1 महीने का वक्त रह गया है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इन सब के बीच सियासी जोड़ तोड़ गुणा भाग का दौर जारी है। कुछ सामने नज़र आ रहा है, कुछ बंद कमरे में। आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मी और तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग,
2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।